नमस्कार, मैं हर्षवर्धन पाठक आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। पिछले दिनों हमने जो हिंदी का अभ्यास किया पढ़ा था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आज उसका क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक हमारे समाज में फैले छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति प्रथा को विडंबना का स्वरूप मानते हैं और आज के समय में भी यह हमारे समाज में व्याप्त है, जिससे बहुत सारे परिवार शोषित हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और फिर भी हम उस छोटी छोटी बातों को मानते आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका आंसर होगा, जातिवाद के पोषक का मानना है कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रमिकों का विभाजन किया जाए। यहाँ तक तो सही है, किंतु जातिवाद के ये कार्य कुशलता के आधार पर जो जाति का विभाजन होता है, जो श्रमिकों का विभाजन होता है, वही जाति का रूप ले लेता है, जिससे हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलती हैं। इसके लिए वे झूठे कहानी सुनाते हैं, जो उसे पूर्वजों से जोड़ते हैं, और वह एक गलत तरीका है। तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं और लेखक को इस विषय पर क्या आपत्ति है? जातिवाद के पोषक यह तर्क देते हैं, कार्य कुशलता के आधार पर किया गया श्रमिकों का विभाजन एक उत्कृष्ट है, जिससे एक उचित मजदूरों की प्राप्ति होती है। किंतु लेखक की आपत्ति इस बात से है, कार्य कुशलता के आधार पर श्रमिकों का जो विभाजन होता है, वह विभाजन एक वर्ग समुदाय का विभाजन हो जाता है और बाद में इसे जाति से जोड़ दिया जाता है। इससे लेखक को सबसे बड़ी आपत्ति है। कार्य कुशलता के आधार पर श्रमिकों का विभाजन सही है, किंतु उसे एक विशेष जाति से जोड़ करके रखना यह गलत है। इससे समाज में छुआछूत, भेदभाव आदि की समस्या उत्पन्न होती हैं। इसके बाद तीसरा है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप भारतीय समाज में नहीं कही जा सकती, क्योंकि भारत में जन्मानुकूल पेशा है, ना कि कर्मानुकूल, और इसी तरह से जाति भी है। जब बच्चा माँ के गर्भ में ही होता है, उसी समय उसके जाति, उसके कर्म का विभाजन हमारे समाज के ठेकेदार कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जब वह बच्चा बड़ा होता है, तो वह बच्चा उस पेशे से जुड़ना चाहे ना चाहे, वह समाज की मुख्य धाराओं से अलग हो जाता है। इसलिए भारत में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। नंबर 5, भारत में श्रम जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? भारत में जाति प्रथा श्रम विभाजन और बेरोजगारी का बहुत ही अच्छा संबंध है। भारत में श्रमिकों का विभाजन जो होता है, वह जाति का स्वरूप मान लिया जाता है और परिणाम क्या होता है? अब वंशानुगत पेशा से उसे जोड़ दिया जाता है। जो व्यक्ति जिस जाति से होता है, उसके पिता जिस जैसा कार्य करते हैं, उस बच्चे को भी वैसा ही कार्य करना पड़ता है, भले वह उस बच्चे का मन उस पेशा को करने में लगता हो ना लगता हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। परिणाम यह होता है कि वह बच्चा आजीवन जो है बेरोजगार रह जाता है। नंबर 6 का क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जातिवाद को मानते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गरीब हो तो अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से उधार कर्ज लेकर अपना व्यवसाय, अपना कार्य कर सकता है, किंतु
यदि उसे जाति किसी कार्य के लिए रोकता है तो वो किसी से जाति ना तो मांग सकता है और ना ही अपने जाति वालों को यह समझा सकता है कि उसके ये कार्य करने से किसी को कोई हानि नहीं होगी। नंबर 7, लेखक ने किन प्रमुख पहलुओं से यह सिद्ध कर दिया है कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। इसका उत्तर होगा, लेखक द्वारा दिए गए तर्क से हम इस तरह से सहमत हैं कि जाति प्रथा के कारण हमारे समाज के कई टुकड़े हो चुके हैं। ऊंच नीच भेदभाव के बर्ताव के कारण हमारे आपसी बंधुत्व में कमी आई है। पैतृक पेशा जो जाति से जुड़ा हुआ होता है, इससे हमारे देश के कई नौजवान जो कि बेरोजगार रह जाते हैं। इस तरह से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि जाति प्रथा एक बहुत ही हानिकारक प्रथा है जो हमारे समाज के लिए सबसे दुखद है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन बातों को आवश्यक मानते हैं? तो इसका आंसर होगा, सच्ची लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भाईचारा, भेदभाव से ऊपर उठकर सर्व धर्म को समान मानकर आपसी बंधुत्व के साथ रहकर एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना किया जा सकता है, जहां आदमी हर एक को समान अधिकार दे, हर एक को समान समझे, तब जाकर एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, जहां सबको विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, कोई किसी से छोटा कोई किसी से बड़ा ना होगा। तभी जाकर एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। इस तरह से आपके पाठ के साथ बोध अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उसका हल हमने आपको करवाया। उसके बाद बात आती है कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, इसकी जो पाठ के साथ दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन है, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनके विचार की तुलना करें और उनके विचार के बारे में अपनी कक्षा में शिक्षकों के साथ और सहपाठियों के साथ जो है गोष्ठी करें। तो इन सभी प्रश्न उत्तरों का यदि आपको टेक्स्ट वर्जन यानी कि नोट्स रूप में चाहिए तो आप हमें कमेंट के जरिए कह सकते हैं। हम आपको इस सभी क्वेश्चन का आंसर PDF फॉर्मेट में आपको भेज सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पे हो, मेल पे हो, हम भेज सकते हैं। यदि आपको लिखने में इतनी जल्दी, सही बात है, इतना कम समय में कोई लिख तो नहीं सकता है इतना क्वेश्चन। 1-2 बार वीडियो सुनने के बाद यदि आप खुद समझ जाते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन आंसर जो है PDF फॉर्म में भेज सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अब अगले वीडियो में हम देंगे आपको 10वीं के संस्कृत का क्वेश्चन, प्रथम पाठ का क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।